हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी अच्छे हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए ये करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहां पर आपके एक फाइनल फुल रिवीजन कह सकते हैं कि हम काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करते हुए रिवीजन करने वाले हैं। आपको सुबह मैंने पेपर 1 करवाया था, जिन्होंने नहीं देखा है ज़रूर देख लेगा। पेपर 1 मैंने पूरा करवा दिया। पेपर 2 की बारी है, जहाँ पे आपके पूरे रिवीजन हो जाएंगे। तो ये आपका फाइनल होगा। वैसे भी काफ़ी कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा है, रिवीजन किया है, बहुत हेल्पफुल है। आपकी चीज़ें 1 बाय 1 हुई है। अब मैं 1 बाय 1 करके एक बार लास्ट अपनी ओर से और करवा देती हूँ, ताकि आपकी चीज़ें जो कुछ भी है रिवीजन हो जाए। जो नहीं होगा वो आप और देख लीजिएगा। आइए देखते हैं, आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जितना जल्दी हो सकेगा उतना हम लोग एक फाइनल रिवीजन कर लेंगे, ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं फुल एंड फाइनल रिवीजन में क्या चीज़ें हैं जो हमें देखना और जानना लास्ट में काफ़ी नेसेसरी है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। शिक्षण का सामान्य अर्थ क्या होता है? ये पेपर 2 है, शिक्षण अधिगम है। यहाँ पर सामान्य अर्थ की बात पूछता है तो ज्ञान प्रदान करना, बहुत बेसिक सी चीज़ है। शिक्षक के द्वारा ही शिक्षार्थियों को विषय वस्तु सिखाने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए, सब्जेक्ट है, पाठ्यक्रम है, टॉपिक है, उनको सिखाने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप इन चीज़ों को सीखिए और इन पर काम करिए। ये काफ़ी नेसेसरी है आपके लिए, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या है? शिक्षण का जो एक व्यापक मीनिंग होता है वो क्या होता है? व्यापक अर्थ में बात करते हैं तो शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें किन्हीं भी संसाधनों के द्वारा किसी भी समय किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी ज्ञान को किसी भी माध्यम से दिया जाए। शिक्षण जीवन भर चलता है, व्यक्ति जीवन भर सीखता है। तो ये व्यापक अर्थ में है। संकुचित अर्थ भी आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षण का एक संकुचित का मतलब क्या होता है? छोटा बताइए। ठीक है, संकुचित का मतलब क्या है कि छोटा बताइए। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षण के उद्देश्य क्या है? तो संक्षेप में कह सकते हैं कि शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं उसमें पहला यहाँ पर है बौद्धिक शिक्षण है, जहाँ पे इंटेलिजेंट एक आईक्यू की चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है। शारीरिक चीज़ें जो फिजिकली डेवलप होना है, वो रहन सहन है, वो चीज़ें बताई जा रही हैं। व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सिखाई जा रही हैं। व्यवसाय के तरीके, मतलब शिक्षण में सिर्फ कोई एक पहलू नहीं आ रहा है, जितने भी विभिन्न पहलू हैं वो सारे के सारे इसमें सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं संप्रेषण क्या है। संप्रेषण का अभिप्राय बताइए। टॉपिक बहुत ही अच्छा और इस टॉपिक से प्रश्न ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को जो सूचना या जानकारी दी जाती है, दूसरा व्यक्ति साझा करता है, समझ लेता है, वो संप्रेषण कहलाता है। आपने कोई बात संप्रेषित की, बताई, तो दूसरे को समझ में आ जा रही तो वो आपके संप्रेषण में आएगी। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है कि संप्रेषण संप्रेषण संपूर्ण कब माना जाता है? कब ये कहा जाता है कि ये पूरा हो चुका है? तो शिक्षक द्वारा बताई गई बात को छात्र अच्छी तरह से समझकर उसका सही सही उत्तर दे, तो ये समझ सकते हैं कि शिक्षक समझ जाता है कि बताई गई विषय वस्तु छात्र को ठीक तरह से समझ में आई है या नहीं आई है। इसीलिए संप्रेषण के लिए शिक्षक और बच्चे दोनों को बराबर की भागीदारी बहुत आवश्यक होती है। कि टीचर अगर कोई बात बता रहे हैं तो वो बात आपको एटलीस्ट आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि उसमें क्या चीज़ें कही जाए। आप ये सोच रहे हैं मैम ये सारे क्वेश्चन देखने में इजी लगते हैं, कैसे लिखेंगे? तो ये ध्यान रखें कि आप इसमें से कुछ शब्दों को चुराइए, कुछ शब्दों को हिंट के तौर पर लीजिए, बाकी आप अपने शब्दों में बनाकर लिखिए। आपको इस तरीके से पूरा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। संप्रेषण के कितने घटक होते हैं? संप्रेषण के 3 घटक है। एक प्रेषक होता है, एक संदेश होता है, एक ग्राही होता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ये कितने घटक होते हैं? ये 3 की जो संख्या है, ये 3 4 2 1 ऑप्शन करके आपके बहुविकल्पी आपसे पूछ लेंगे, तो ये आपको दिमाग में लेकर चलना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावी संप्रेषण में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं? जी हाँ, संप्रेषण में प्रॉब्लम्स तो आती ही, जाहिर सी बात है। तो पहले यहाँ पर है कि शिक्षक की भाषा एवं उच्चारण। टीचर की अगर भाषा नहीं सही आ रही है, भाषा शब्द नहीं समझ में आ रहा है, उच्चारण नहीं समझ में आ रहा, तो प्रॉब्लम कभी कभी संस्कृत में मेरी भी हो जाती है फिलहाल के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है श्यामपट्ट लेख वर्तनी समय। अगर आपने ब्लैक बोर्ड पर कोई चीज़ लिखी है सही नहीं है या शुद्ध नहीं दिख रहा है तो भी प्रॉब्लम होगी। बच्चों की रुचि नहीं है, जिज्ञासा नहीं, तो भी प्रॉब्लम होगी। अध्यापक की मुख्य मुद्रा, टीचर का हाव भाव, पढ़ाने का तरीका कुछ नहीं, खाना पूर्ति कर रहे तो प्रॉब्लम होगी। आपको यहाँ पर ये है कि 2 लिखना है, 2 से 3, इतने सारे नहीं लिखने हैं। अब बच्चों से दूरी 5वां है। जितना ईजी आप बना कर लिख सकते हो उतना लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नो डाउट आपका नंबर नहीं कटेगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्रियाशीलता के सिद्धांत में फ्रोबल के जो विचार हैं वो लिखिए। क्या विचार है ये उनसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर है कि फ्रोबल क्रिया द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के पक्ष में थे, कि करके सीखो, काम करके सीखो। इन्होंने किंडरगार्टन प्रणाली में क्रियाशीलता को विशेष ध्यान दिया। इन्होंने बोला कि जो कुछ भी सिखाना है, करना है, कुछ भी है, उनको बोलिए कि करके करें। ऐसे आप सिखाएंगे तो बहुत नहीं सीखेंगे, इससे अच्छा है कि आप उनको करके सीखने पे
बल दीजिए। दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी.डी. भाटिया के अनुसार प्रेरणा का सिद्धांत क्या है? तो प्रेरणा का सिद्धांत वही होता है, किसी भी मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग कुछ अलग नहीं होता। एक ही प्रेरणा का शब्द है, उसकी मीनिंग अगर आपको पता है तो आप लिख लेंगे। तो भाटिया के अनुसार प्रेरणा बालक में रुचि उत्पन्न करती है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं अगर आपको प्रेरित किया गया है तो आप में एक इंटरेस्ट जागृत होगा और वह एक बार किसी विषय में अगर रुचि लेने लगता है तो उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर उन चीज़ों को पढ़ता है, रिवीजन करता है, देखता है, जिसमें वो धन्य मन एकदम ध्यान लगाकर अच्छे तरीके से उन चीज़ों को करने की पूरी कोशिश करता है ताकि वो चीज़ें उसके लिए उतनी बेटर हो जाएं और वो आराम से उन चीज़ों को कर पाए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आप इसमें प्रेरणा संबंधित बहुत सारी बातें अपने आप से भी कर सकते हैं, कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है कि आपको ये दिक्कतें देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, मौखिक उदाहरण क्या होता है? जो मौखिक चीज़ें होती हैं वो क्या हैं? इस प्रविधि में शिक्षक छात्र के सम्मुख पूरे हाव भाव के साथ सरल शब्दों में पाठ का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं और विषय को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। मतलब टीचर जब बच्चे को कोई मौखिक एग्जाम्पल देते हैं ना, तो उसी का कोई डेमो रखते हैं, क्योंकि आपने कोई चीज़ किसी को दिखानी है तो डेमो रखिए। मुंह से आप बता भले रहे हैं, लेकिन अगर उसके सामने कोई चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं या उस चीज़ को हूबहू ले आ रहे हैं, साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आप साइंस में फूल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो कैसे क्या चीज़ें होती हैं, तो फूल एक लेके आई और उस फूल को अच्छे से बताकर दिखाई तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे मौखिक उदाहरण के बारे में है। नेक्स्ट है, दृश्यात्मक उदाहरण का रूप क्या होता है? तो जब मौखिक उदाहरण से विषय वस्तु का स्पष्ट ज्ञान ना कराया जा सके, मतलब आपने कोई चीज़ मौखिक के थ्रू बताई, नहीं समझ में आ रहा है, तो उनको आप उसका वही चित्र दिखा दो, मॉडल दिखा दो, चार्ट पेपर दिखा दो, ग्लोब दिखा दो या स्मार्ट बोर्ड पर दिखा दो, तो वो चीज़ें भी नेसेसरी हो जाती है। फिर बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। इंटरेक्टिव कोई चीज़ अगर समझ में आ गई तो काम आपका इक्वली हो जाता है। ये सारे प्रश्न आपके अच्छे हैं, सिंपल हैं। जो जो चीज़ें मतलब बार बार आई होंगी वो हम बताएंगे। ठीक है, डाल्टन की पद्धति का क्या मतलब है? तो इस पद्धति में बालकों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार बांट दिया जाता है। बालक पर समय सारणी और परीक्षा का कोई बंधन नहीं होता है। इन्होंने कहा है कि जैसे बच्चे की जो क्षमता होती है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं और ये चीज़ें कोई फोर्सफुली चीज़ें उसमें नहीं होती, बाउंडेड नहीं होती। नेक्स्ट आइए, ये आ सकता है, प्रोजेक्ट पद्धति क्या है? ये एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें बालक किसी योजना को अपने प्रयास द्वारा पूरा करता है। कोई एक स्टूडेंट है, उसकी पूरी प्लानिंग है, उस प्लानिंग के थ्रू अपने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने कामों के थ्रू उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करता है। ये योजनाएं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही प्रकार की होती हैं, दोनों तरीके से होती हैं। किसी समस्या का समाधान करना, मॉडल तैयार करना, अभिनय करना, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। चाहे आप किसी पढ़ाई लिखाई के कोई प्रोजेक्ट को कर रहे हो या किसी भी फील्ड का कोई प्रोजेक्ट तैयार करें तो आपको उसका सोल्यूशन करना, एक मॉडल पेपर तैयार करना, उसको अभिनय करना, ये सारी चीज़ें उसमें बहुत अच्छे से आती हैं। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, किंडरगार्टन पद्धति से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान रखिएगा। 1 नंबर 2 नंबर दोनों में आ सकता है, तो इनको प्रिपेयर करके जाइए। कह रहा है आपसे, इस पद्धति में फ्रोबेल ने बालक को खेल, गीत, उपहारों के माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया। बालक उन गेंदों को, लकड़ी के टुकड़ों को, तख्तियों को खेल में गणित और रेखागणित का ज्ञान, मतलब किंडरगार्टन प्रणाली में खेल के द्वारा सीखने का कार्य लाया गया। आपको गिनती सिखानी, लकड़ी के टुकड़े को मैं 1 2 3 गिनतियाँ काट के लेके आओ, ऊन से बाल बनाओ, ऊन से और चीज़ें बनाओ। मतलब डिफरेंट जो टीएलएम है, जो पढ़ाई लिखाई के लिए ही बनाए जाते हैं, उनका प्रयोग करके इसमें काम सिखाने का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर है, मॉन्टेसरी पद्धति क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही आस्किंग क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो आपको ध्यान रखना होगा। मॉन्टेसरी का, मारिया मॉन्टेसरी ने बालकों को अनेक वस्तु खेलने को देने की बात कही। कहा उन्हें बहुत सारी चीज़ें आप खेलने को दो जिसमें बालक खेल में बहुत सारी बातें सीख लेगा, क्योंकि आप उसको घोड़ा भी दोगे, गधा भी दोगे, बिल्ली भी दोगे, कुत्ता भी दोगे, बंदर भी दोगे, आप उसको आम, सेब, केला, बहुत सारी दे, तो फल भी सीख रहा है, जानवर के नाम सीख रहा है, ABCD सीख रहा है। खिलौने आजकल इतने आते हैं कि आप उनके बेस पे बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, बेसिक शिक्षा पद्धति से आप क्या समझते हैं, ये चीज़ें क्या होती हैं? तो ये भी काफ़ी नेसेसरी होता है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कई बार हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये जो बेसिक शिक्षा पद्धति या बुनियादी शिक्षा, दोनों गांधी जी से ही रिलेटेड है, तो थोड़ा दोनों शब्द मतलब एक ही है, एक ही बात है। तो यहाँ पर कह रहा है कि गांधी जी ने इसे बुनियादी शिक्षा का नाम दिया है। इस पद्धति में खेल के माध्यम से हस्तशिल्प शिक्षा को बढ़ावा देकर शिक्षा को जीविका चलाने के, मतलब इन्होंने बोला कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ एक ऐसी स्किल्स को या ऐसे कौशल्स को भी सिखाई जिससे वो 2 रोटी कमा सकें। सिंपल सी बात है। उन्होंने बोला कि उसमें ऐसे आर्ट के, जैसे ITI वाला कॉलेज होता है, वहाँ पर ये सारे काम होते हैं ना, तो उससे क्या होता है, व्यवसाय मिल जाता है, काम मिल जाता है।
तो उन्होंने ये बेसिक शिक्षा में ये पॉइंट को ऐड किया कि कुछ चीज़ें ऐसी आप उसमें डालकर रखिए या सिखाने की कोशिश करिए कि जिससे वो अगर उस बड़े लेवल पर चीज़ें नहीं हो पाए तो कम से कम छोटे स्तर पर वो चीज़ें भी प्रॉपर तरीके से होने लगें या हो जाएँ। तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इतना आपको दिमाग में लेकर चलना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है वाद विवाद प्रविधि की खोज किसने की है? ये क्वेश्चन अच्छा है। तो यहाँ पर हेरी या टावर है, मे भी हो सकता है कि ये मल्टीपल चॉइस वाले में आ जाए, 100% तो नहीं बट मे बी। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे पर्यटन के प्रकार आपको पूछे जा रहे हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, एक संक्षिप्त या लघु होता है, विद्यालय परिसर के अंदर का जो होता है, एक सामान्य होता है जो क्षेत्रीय लोकल होता है, एक विस्तृत होता है जो विद्यालय से दूर होता है, बाहर का होता है। नेक्स्ट आइए, ये आता है, ये वाला प्रश्न रिपीट होगा, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या होती है? तो प्राचीन काल की शिक्षा शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। पहले टीचर ही सर्वोपरि था। टीचर आम को आम बोला तो आम बोला, इमली बोला तो हमने भी इमली बोला। लेकिन आज के करंट टाइम में बालक अपेक्षा पाठ्यक्रम को अधिक महत्व दिया जाता है, परंतु शिक्षा के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए उन्हें सिखाने की कोशिश की जाती है कि प्रवेश में ही बालक को महत्व दिया जाएगा कि स्टार्टिंग में बालक की जो रुचि है, रुझान है, क्षमता है, जो बच्चे चाहते हैं, जैसे बच्चों का विकास है, बच्चे काम अच्छा कर पाएँ, सीख पाएँ, वो सारी चीज़ें होती हैं। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन मतलब इसमें बच्चा सर्वोपरि होता है। बच्चे की जो डिमांड होती है उसको पूरा करने का काम इस पैटर्न के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, गतिविधि आधारित शिक्षण से क्या तात्पर्य है? इसकी थोड़ी प्रिंटिंग नहीं अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं पूरा आपको पढ़ के बता दे रही हूँ क्या चीज़ लिखी। क्वेश्चन ये वाला आ सकता है पेपर में। गतिविधि का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी, काम, कुछ करना, कुछ करके करना। तो गतिविधि से तात्पर्य उस सारी क्रियाओं से है जिसकी सहायता से विषय वस्तु को कक्षा में रोचक प्रभावित ढंग से प्रस्तुत किया जाए तथा बच्चे उसमें रुचि, मतलब आपने कोई भी काम सिखाना है या करना है या कुछ भी आप कर रहे हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ को आप प्रेजेंट करो जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट आए, और वो चीज़ उसके सामने इतने बढ़िया तरीके से आपने प्रेजेंट की कि उसको बहुत इंटरेस्ट आएगा, तो वो उसको खुद भी अपनी एक्टिविटी से करने की कोशिश करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रुचिपूर्ण शिक्षण क्या होता है? ये शिक्षकों और शिक्षकों के लिए, हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बच्चे की रुचि के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए रुचिपूर्ण शिक्षण बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अगर हम प्रॉपर तरीके से उस पर काम कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो आप एक अच्छा प्रदर्शन या एक अच्छे तरीके से वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, बालक किन किन विधाओं को सहजता से सीख लेता है? जो बच्चा होता है वो ऐसे क्या क्या चीज़ें होती जिनको बहुत ही सहजता से वो सीख लेता है? तो गीत को सीखता है बहुत ही आराम से क्योंकि उसको अच्छा लगता है, कहानी को भी बहुत अच्छे से सुनता है, बातें भी बहुत अच्छे से करता है, इवन आप भी बहुत बढ़िया करते हैं। ठीक है, आप सबका घर पूछेंगे, कहाँ रहते हो, कौन इस डाइट से है, कौन उस डाइट से, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? तो वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ लाइफ है, अभिनय है, नाटक है, भ्रमण है, निरीक्षण है, पहेली है, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चा बहुत ही आसानी से सहजता के साथ सीखता है। इसमें कोई एक्टिविटी कराने की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप ही वो कैर करता है। नेक्स्ट देखिए, सहभागी शिक्षण से क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न आता है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जिस शिक्षण को शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी का सहयोग प्राप्त करके उसे अनुभव कराया जाता है, मतलब एक जिसमें आप बच्चों को अच्छे तरीके से प्रेरित कर रहे हैं और उनका फुली सपोर्ट आपको है और आपका उनको है, तो ये काफ़ी बढ़िया होता है जहाँ पर दोनों की सहमति के साथ एक अच्छा सहयोग प्राप्त होता है। और उस अनुभव के द्वारा, जैसे आपको किसी चीज़ का अनुभव है, मुझे इस चीज़ का अनुभव है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप उधर से अपने पॉइंट बता रहे हो, हम इधर से बता रहे हैं, तो ये सहभागी शिक्षण में आ जाएगा जहाँ पर आपकी चीज़ें पूरी हो रही हैं और मैं भी आपको उन सहजता के साथ वो चीज़ें आसानी से बता रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर दक्षता आधारित शिक्षण से क्या तात्पर्य? ये भी प्रश्न आता है। सहभागी वाला जो टॉपिक है ये भी मल्टीपल टाइम पूछा गया है, ये वाला भी जो टॉपिक है वो मल्टीपल टाइम पूछा गया है, तो पूछा जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि दक्षता आधारित शिक्षा से तात्पर्य ये है कि छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम की संप्राप्ति करना, जिससे छात्रों को दक्षता सुनिश्चित, मतलब आपने कोई चीज़ बच्चों को सिखाने का काम दिया, कुछ भी दिया, तो एक मिनिमम जो चीज़ें होती हैं या जो बेसिक होती हैं उनके बेस उसको संप्रेरित करके सिखाने का काम करिए, ताकि उसके कुछ पॉइंट जो है वो शुरू से, आप जैसे कोई काम नया करते हो, आपको अगर थोड़ा सा ग्रोथ दिखेगा, आप उस पर और करोगे, फिर दिखेगी, फिर करोगे, फिर दिखेगा, तो एक बेसिक मिनिमम चीज़ें होनी चाहिए, एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि इतना आपने पास तो किया ही किया है। भाषा की दक्षता कौन कौन सी है? 4 है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इवन लिखने को भी आ सकता है। दक्षता आधारित विधि के सोपान बताइए। पूर्व तैयारी, उद्देश्य, पहले से हर चीज़ आपकी फिक्स्ड होनी चाहिए कि आपको इतना नंबर मैथ में लेना है, इतना नंबर साइंस में लेना है, इतना नंबर इसमें लेना है।
सहायक सामग्री की व्यवस्था आपकी सही होनी चाहिए। टीएलएम आपका सपोर्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए। आपका विषय वस्तु को प्रेजेंट करने का तरीका सही होना चाहिए। आप अगर सही तरीके से करेंगे तो बच्चे पे छाप सही और अच्छी पड़ेगी। आपका सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। अभ्यास के काम आपके अच्छे हैं। आप पहले से लिस्ट बना कर रखिए, गलतियों पर ध्यान रखिए, प्रयोग करिए, लैब में ले जाइए, बार बार प्रयास करवाइए। त्रुटियां हो रही हैं तो प्रयास करवाइए, चीज़ें आपकी सुधरेंगी। तो ये सारी विधियां होती हैं जिनके बेस पे हम ऐसे काम करते हैं। नेक्स्ट आइए, बहुकक्षा शिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, मल्टीपल टाइम आया है और आएगा, इस बार भी इतना ध्यान रखिएगा। तो बढ़ती हुई जनसंख्या और शिक्षकों की कमी, कक्षों की कमी, क्लासरूम नहीं अवेलेबल होते जिसलिए मल्टीपल क्लास को एक साथ ज्वाइन करके कंबाइन कर दिया जाता है, तो ये उसकी आवश्यकता होती है। बहुकक्षा शिक्षण के सोपान लिखिए। अब इसमें क्या आता है? पाठ्यक्रम का वर्गीकरण किया जाता है, समय का विभाजन भी होता है, बैठक की व्यवस्था भी होती है, मॉनिटर वगैरह भी अलग अलग होते हैं, मूल्यांकन भी किया जाता है। तो ये उसके सोपान होते हैं, मतलब घटक कि उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं। अन्वेषण विधि क्या होती है? ये आपके पेपर का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अन्वेषण का मतलब खोज होता है। अन्वेषण प्रविधि का तात्पर्य शिक्षण की उस प्रविधि से है जिसमें बालक को खोज करने की स्थिति में रखकर बिना किसी विशेष निर्देशन के उन्हें स्वयं खोज और नवीन ज्ञान अर्जित करने का अवसर। कहते हैं खुद खोजो खुद सीखो, खुद खोजो खुद करो खुद ज्ञान प्राप्त करो। तो ये होती है अन्वेषण विधि, जहाँ पर हर काम स्वयं करने को कहा जाता है। अगर आप वो काम खुद से कर रहे हैं, खुद से सीख रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपको खुद से सीखा गया ज्ञान आपको लंबे समय तक याद होता है। नेक्स्ट आइए, विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है? तो प्रयोग प्रदर्शन विधि जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि साइंस की फील्ड में जितना आप उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट लर्निंग होगी। अनुसंधान विधि, क्योंकि ये बालक करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग जहाँ पर भी है, जिस भी सब्जेक्ट में है, वो काफ़ी बहुत अच्छा है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, रुचिपूर्ण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो रुचिपूर्ण शिक्षण होता है उसका मेन एम क्या होता है? पहला है रटने के बजाय सीखने पर बल देना। जो चीज़ रट रहे हो आप, उसके बजाय आप सीखने पर बल दो। सीखने को आनंद एकदम मस्त इंटरेस्टिंग सा बनाइए। बोकस नहीं होना चाहिए कि बोरिंग है। बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है, पर्सनैलिटी डेवलप होती है। आपके हाश और अवरोध को रोकना, जब बच्चे स्कूल बीच में ड्रॉप कर देते हैं वो भी प्रॉब्लम्स कम होती है अगर इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ें हो रही हैं। और जिस चीज़ में इंटरेस्ट है फिर हम उसको रात रात जग के करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ये पेपर के क्वेश्चंस हैं तो रिपीट हुए हैं, आप में भी रिपीट होंगे, इतना ध्यान रखिएगा। पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार। ये 2 प्रकार 2, 3, 4, 5 करके ऑप्शन देगा, जो कि बहुविकल्पी में आएगा। इसी अतलगुत्री से ही बहुविकल्पी बनता है। बहुविकल्पी को अतलगुत्री बनाते हैं, अतलगुत्री को बहुविकल्पी बनाते हैं, इसलिए कहते हैं पुराने पेपर्स को लास्ट टाइम में अच्छे से देखिए। तो यहाँ पर धनात्मक, ऋणात्मक, सकारात्मक, ऋणात्मक, नकारात्मक, ये इस तरीके से 2 होता है। एक शाब्दिक, और इन्हीं ही प्रकार को हम जो है पुनर्वलन के 2 रूप हो सकते हैं, एक शाब्दिक भी होता है, एक अशाब्दिक होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। पाठ प्रस्तावना कौशल क्या है? उसके उद्देश्य बताने हैं। ये भी आपके पेपर का प्रश्न है। तो जो कुछ विद्यार्थी जानते हैं, समझते हैं, उसी के आधार पर नई बात अर्थात पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को उसके साथ जोड़ देना पाठ प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य होता है। कि आपने पहले से जो कुछ पढ़ रखा है उसके आगे नई चीज़ को थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए, तो वो आसान हो जाता है। संप्रेषण की उपयुक्त परिभाषा दीजिए कि क्या होता है? संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा, विचार आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार से प्राप्त विचार को, संदेश को समान सही तरीके से रखने का प्रयास करते हैं, जहाँ पर अपनी चीज़ों को आप जब बता रहे हो तो उसको सामने वाले को समझ आए। निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है? बहुत अच्छा है क्वेश्चन है। निरीक्षण विधि मनोवैज्ञानिक प्रविधि है जिसमें प्रयोग से छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। उन्हें ज्ञानेंद्रियों के तरीके से सिखाने का प्रयास किया जाता है ताकि वो अच्छे से डेवलपमेंट कर सकें। नेक्स्ट है, शिक्षण के क्रियाशीलता के सिद्धांत का अर्थ क्या है? ये आपका 15 का प्रश्न है। क्रियापरक शिक्षण का अभिप्राय ऐसे शिक्षण से है जिसमें क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाता है और छात्र अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। जहाँ पे वो काम खुद से जो भी कर रहा है उसके थ्रू क्रिया को अर्जन करने का काम करता है, क्योंकि वहाँ पर वो खुद सीख रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बहुस्तरीय शिक्षण से क्या आशय है? ये भी प्रश्न आता है। तो विभिन्न उपलब्धि स्तर वाले बच्चों को कुशलतापूर्वक पढ़ाने की योजना, मतलब जैसे क्लासरूम नहीं अवेलेबल है या टीचर नहीं आए हैं तो हम इस तरीके से मल्टीपल लेवल को करने की कोशिश करते हैं। एक तरीका है, हमेशा नहीं चल सकता है। ये क्वेश्चन बड़ा है।
शिक्षण कौशल से क्या अभिप्राय है? दिख भी क्लियर नहीं रहा है, लेकिन अच्छा प्रश्न आ सकता है। फिर से एक बार, अध्यापक शिक्षक के अंतर्गत शिक्षण सिद्धांतों के साथ साथ शिक्षण के व्यवहारिक कौशलों का विशेष महत्व होता है। जी हाँ, जहाँ पर शिक्षण कौशल का मतलब है कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी देना, सिखाना जिनसे उनके व्यवहार में परिवर्तन आए। अधिगम का मतलब ही होता है परिवर्तन लाना। किस में? बच्चों में चेंज लाना, ठीक है, उनके व्यवहारों में चेंज करना। अपेक्षित अधिगम स्तर का लक्ष्य क्या? ये पेपर में आएगा, ये पेपर में रिपीट होगा। तो सभी छात्रों को कुशलता, परंपराता प्राप्त करना, पारंगतता प्राप्त करना, तो मतलब एक अच्छा कुशल लेवल तक उनको ले जाना ताकि उनका एम पूरा हो, जिनको उनको उस स्तर तक ले जाना कि वो उस स्तर तक, उस लक्ष्य तक पहुंच पाएँ। अधिगम अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं। ज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है, क्रियात्मक होता है। ये 3 जो है संख्या वाली चीज़ें हमेशा बहुविकल्पी में ही आती हैं, उसके लिखने वाले उत्तर अतिलघु उत्तरी में। पुनर्बलन क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पुनर्बलन का अर्थ होता है पुनः बल देना। फिर से एक बार बच्चा डाउन हो गया, फिर से उसको प्रयास करिए, उसको सही सिखाने की कोशिश करिए, फिर से सीखो और फिर बल लगाकर वो काम करे। पुनर्बलन प्रदान करने का कार्य किसका है? तो पुनर्बलन प्रदान करने का कार्य मुख्यतः शिक्षक का ही है, जो टीचर बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है? सूक्ष्म शिक्षण से, माइक्रो टीचिंग से क्या मतलब होता है? एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण से अभिप्राय शिक्षण प्रक्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है जिसे थोड़े छात्र वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का मतलब ये होता है कि ऐसे प्रोसेस से है जहाँ पर थोड़े छात्र वाली कक्षा में इन चीज़ों को संपन्न करने की कोशिश की जाती है। ये बड़े स्तर पे होता है, छोटे स्तर में हम सूक्ष्म शिक्षण से प्रश्न आएंगे, ध्यान रखिएगा। शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो मानसिक क्षमता का विकास करना, क्रियाशीलता का विकास करना। आप ऐसे उद्देश्य अपने आप से लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत संप्रेषण के 2 लाभ, ज्ञान की प्राप्ति, सही भाषा और सही उच्चारण करना सिखाना। शिक्षण के 2 प्रमुख शिक्षण सूत्रों का उल्लेख कीजिए। तो सरल से जटिल की ओर है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है। ये भी आपके बीटीसी 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि शिक्षण के 2 प्रमुख आपको उद्देश्य बताने हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि पूरा होल सिलेबस तो बिल्कुल नहीं आएगा। जो मेन चीज़ें हैं, आगे की जो चीज़ें हैं, विधियाँ और जो सूत्र हैं, वो ज़्यादा आएंगे। आगे बढ़ते हैं। रायबर्न के अनुसार विभाजन का सिद्धांत बताइए। तो विभाजन अथवा पद दूसरे विभाजन तक पहुँचता है, ये बहुत मुश्किल है, ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षण सूत्र किसे कहते हैं? शिक्षण सूत्र क्या होता है? आप क्या समझते हैं? शिक्षण एक कला है। जी हाँ, इस कला का सही ढंग से निर्वाह करने के लिए आवश्यक है कि वैज्ञानिकता का समावेश होना चाहिए। जी हाँ, शिक्षण कला की वैज्ञानिकता आशय है कि आपको ऐसी विधियों को ध्यान में रखकर पढ़ाने की कोशिश करनी है और ऐसे नियम इसमें बनाए गए हैं जिससे वो सूत्रों का प्रयोग करके आप आसानी से उन चीज़ों को बच्चों को समझा सकें। शिक्षण सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 11 प्रकार के होते हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि के कितने सोपान हैं? तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के जो सोपान हैं वो 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से निर्मित करना, 1। प्रश्नों को समुचित रूप से छात्रों के सामने रखना जिसमें नए ज्ञान के लिए उनको उत्सुकता जागृत हो, 2। छात्रों के माध्यम से उनमें संबंध स्थापित करने की, नवीन ज्ञान सिखाने की कोशिश करना। ये आपके 3 होते हैं। आगे बढ़िए। विवरण प्रविधि का अर्थ बताइए। अच्छा प्रश्न है। विवरण का मीनिंग होता है क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन करना। आप कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो 1 बाई 1 करें। स्टोरी भी अगर 1 बाई 1 क्रम में चलती तभी मज़ा आता है। तो विवरण कहानी का एक रूप है। विवरण देने का उद्देश्य ये होता है कि छात्रों के मस्तिष्क में एक मानसिक चित्र बनता है, उनके माइंड में एक प्रॉपर चीज़ बनती है जिससे विषय वस्तु को पूरी तरह से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़िए। कहानी कथन प्रविधि की विशेषताएं बताइए। अब ये क्या होती है? कहानी कथन विधि में बालक जिज्ञासु बने, बहुत ही जिज्ञासु होते हैं। कहानी में बड़ा मज़ा आता है। बालकों की कल्पना शक्ति का विकास होता है, बच्चों में तार्किक शक्ति बढ़ती है, विकास करते हैं, रोचकता लगती है और उनको सूक्ष्म और जटिल अंशों को समझने में भी काफ़ी सहायता मिलती है। फिर वो सीखते हैं और काम भी करते हैं। आगे बढ़िए। उदाहरण प्रविधि के कितने प्रकार हैं? उदाहरण प्रविधि के 2 प्रकार हैं। मौखिक तरीके से बता दीजिए या तो कुछ दिखाकर, दृश्य के द्वारा बता दीजिए। आगे आइए। नेक्स्ट यहाँ पर है, पावलोव द्वारा प्रयोग किए गए पहली घंटी बजती है फिर भोजन दिया जाता है। कई बार ये होता है, तो क्या है? तो ये अनुकूलन है। ये ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें आपके पेपर 1 से पेपर 2 में भी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है, नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता, मूल्यांकन की क्षमता का विकास। क्या होता है? अच्छे व्यक्तित्व, एक गुड पर्सनैलिटी बिल्ड होती है। 2016 का प्रश्न है।
दीन पियादे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किस दो उपक्रियाओं में किया है? दो किया, एक आत्मसातन एक समंजन में किया है। तो ये प्रश्न है जो कि ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा, प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो ये अधिगम को प्रेरित करने वाले कारक है। आगे आइए, नेक्स्ट चलते हैं। बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं? ये 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसी शिक्षण सामग्री जिनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुउद्देश्य सामग्री से चार्ट भी चाहिए, ग्राफ भी चाहिए, मानचित्र भी चाहिए, कला रंग भरने के आगे, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम मतलब काफ़ी चीज़ें चाहिए और उससे काफ़ी चीज़ें पूरी भी होती है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही टॉपिक या एक ही कोई कॉन्सेप्ट पूरा हो रहा है, जी नहीं। अगर बहुउद्देशीय शिक्षण कहा जा रहा है तो उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी किए जाते हैं, चीज़ें भी क्लियर होती हैं। आगे बढ़िए। संप्रेषण के प्रमुख घटकों का नाम बताइए। देखिए 2015 में पूछा गया फिर, मतलब ये वाला जो टॉपिक है ना, ये कुछ कुछ ऐसे हैं जो हर बार आते हैं। तो 3 है, प्रेषक, भेजने वाला, संदेश और लेने वाला। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है अभिप्रेरणा के सिद्धांत से क्या आशय है? अब प्रेरणा और अभिप्रेरणा क्या कोई खास डिफरेंट है क्या? नहीं। तो यहाँ पर अलग अलग है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रेरणा बालकों में रुचि उत्पन्न करती है। जी हाँ, प्रेरित है तो आपको सब्जेक्ट आसान लगता है, मोटिवेटेड लगते हैं, सीखते हैं। नहीं प्रेरित हैं तो कुछ और चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो विषय वस्तु रोचक लगती है, ध्यानपूर्वक आप ध्यानमग्न होकर कार्य करते हैं, सीखते हैं, सरल चीज़ें सरल लगने लगती हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप जितना ही पढ़ रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, अगर आपने शुरू से क्लास ली है और सीखा है तो एट द एंड पे हम सिर्फ रिवीजन करते हैं, बाकी बनाकर सब लिख लेते हैं। बहुत साफ़ सुथरा लिखिएगा, कॉपी अच्छी लिखिए। मैंने एक वीडियो बनाया कॉपी कैसे लिखते हैं, साफ़ सुथरा लिख के आएंगे, कोई आपका नंबर काट नहीं सकता, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन आपको लिखना होगा, छोड़ कर मत आइएगा, प्रॉमिस करिए नहीं छोड़ के आएंगे। चलिए, उदाहरण प्रविधि के 2 उपयोगिताएं बताइए। क्या होती हैं पता है? उदाहरण क्या होता है? उदाहरण देने से चीज़ें आसान हो जाती है, पता है कि नहीं आपको? तो उदाहरण से पाठ्य वस्तु रोचक, बोधगम्य और स्पष्ट हो जाती है। यही मैंने भी बोला कि अगर आप उदाहरण किसी चीज़ का दे रहे हैं तो वो चीज़ें आपकी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, आपको मज़ा आएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, जो डाउट है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अधिक स्पष्ट होती है, नया ज्ञान प्रदान होता है। सरज्ञात से ज्ञात सूत्र बताइए। सूत्र तो भर भर के प्रश्न आएंगे, शिक्षण सूत्र, और नाम से अगर पूछ ले तो फिर करना ही होगा। क्या कह रहा है? ज्ञात से ज्ञात का सूत्र क्या है? बालक ने जो कुछ सीख लिया है वही उसको ज्ञात है, जो उसने आज तक पढ़ा है, सीखा है, वही उसको पता है। जो नहीं पता है वो उसको सीख रहा है, तो जो नहीं पता है वो नए ज्ञान से उसको अर्जित कर लेता है, तो वो शिक्षण सूत्र में आता है। 16 का प्रश्न है, 20 में भी बहुत बार पूछा गया है, रिपीट हुआ है। दक्षता आधारित विधि के सोपान बताइए। यही फिर से रिपीट हुआ है, देखिए 15 में भी था, 16 में भी पूछ गया। पहले से तैयारी करके रखो, सहायक सामग्री की व्यवस्था अच्छी हो, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण अच्छा हो, सूचीकरण बनाओ, अभ्यास करवाओ, कार्य दो, त्रुटियों को शुद्धिकरण करो, प्रयोग करवाओ, बहुत कुछ है। आगे बढ़िए। उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ बताइए। उपचारात्मक का मतलब है कि ऐसा शिक्षण जिसमें छात्रों की अशुद्धियों को दूर करने के लिए व्यवस्था पूरी होती है, दुर्बलताओं को जानकर उनको ऐसे कार्यक्रम वगैरह प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है तो उनकी जो बुरी आदत है ना, जो गंदी चीज़ें हैं, या गंदी के मतलब नहीं आ रही हैं, या जहाँ पे उनको दिक्कतें हो रही वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती हैं, फिर वो सीख जाते हैं। आगे बढ़िए। खेल आधारित शिक्षण की विधियाँ बताइए। खेल पर डिपेंड है तो किंडरगार्टन प्रणाली आप लिख सकते हो, बहुत ही अच्छी है। मारिया मांटेसरी की भी कई सारी लिख सकते हो आप। देखो ये किंडरगार्टन है, ठीक है, मारिया मांटेसरी की है, खेल विधि है, डाल्टन की विधि है, प्रोजेक्ट विधि है। ये लोग बच्चों को सिखाने का, बताने का, सरल करने का तरीका, ऐसे कई सारी चीज़ें बनाते हैं और उसमें सिखाने की कोशिश में रहता है, जहाँ पे बच्चा सीखता है। छोटे बच्चों को पढ़ाना है, छोटे बच्चों के ऊपर पूरी किताब बनी हुई। ये जान के चलिए कि छोटे बच्चे आते हैं, ट्रेनिंग जो लगती है, टीचिंग जाया करिए। अगर आप जा रहे हैं तो आप इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं ना कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने अनुभव से लिख लेंगे, लेकिन बच्चों जाना पड़ेगा, तो वो जाया करो। ठीक है, चलो, तो ये रहा आपका पूरा, लगभग मेरे साइड से मैंने अपना बता दिया। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, बहुत कुछ आपको आएगा, लिखना पड़ेगा, करिएगा, देखिएगा। आपके जो ऑब्जेक्टिव है अभी वो होंगे, कुछ आज हो जाएंगे, कल आपका एक जो बीच में ब्रेक होगा उसमें भी एक मैं करवा दूंगी, तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें हैं जो आसान हो जाएंगी। उम्मीद है कि प्रयास तो मैंने किया, सिखा दूँ, एक बार रिवीजन करा दूँ, इस तरह की चीज़ें पूछी गई हैं। बाकी डरिए नहीं, हौसला बना कर रखिए, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। बहादुर हो, डरो नहीं।